ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरसा गजल तुम? और यहाँ? एक जानी पहचानी आवाज पर अरसा ने मुड़कर देखा तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि सामने इसका कजन रेहान खड़ा था। वो बर्मिंघम में अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से अपनी 5 साल की बेटी हफ्सा के लिए कुछ चीजें लेकर और हस्बे मामूल इसे थोड़ा घुमाने के लिए निकली ही थी कि एक मानूस आवाज ने इसका पूरा नाम लेकर पुकारा तो वो एकदम ठटक कर रह गई, क्योंकि इसका पूरा नाम वही पुकारता था जो कभी इसके दिल का मकीन था। उफ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस बार अपने कारोबारी दौरे पर तुम मुझे लंदन में मिलोगी, वो हैरत से खोई खोई आवाज में बोला। ये सुनकर अरसा धीमे अंदाज में मुस्कुरा उठी और प्राम को घसीटते हुए एक साइड पर खड़ी करते हुए बोली, मैं तो खुद ये सोच नहीं सकती थी रेहान कि बरसों बाद आप यहां मिलोगे। 7 बरस बाद मैं तुम्हें अपने सामने खड़ा देख रही हूं। वो हमेशा की तरह जज्बाती लहजे में बोलने लगा। उफ, कितना वक्त गुजर गया। फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद इसने एक ही सांस में अपनी प्लानिंग बताते हुए अरसा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा कि अच्छा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं इस होटल में ठहरा हूं, क्या हम शाम को मिल सकते हैं? अगर तुम होटल आ जाओ तो हम डिनर इकट्ठे कर लेंगे। ये सुनते ही वो हड़बड़ा कर बोली, मिलना चाहते हैं आप? मगर क्यों? वो इसके इस गैर मुतवक्के सवाल पर पहले हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही इसकी तरफ देखकर बोला, बहुत कुछ बताना है, सुनाना है और सुनना है, इसलिए कुछ खास तवज्जो ना देखकर वो प्राम में सोई हफ्सा को देखते हुए बोला कि बहुत प्यारी बच्ची है। इस पर अरसा ठंडा सांस भरते हुए बोली, आप घर आ जाएंगे? यहाँ करीब ही मेरा घर है, मैं एड्रेस बता देती हूँ, आप शाम को घर तशरीफ लाइएगा। ये सुनते ही रेहान खुश दिली से बोला, हाँ, बहुत देर बाद तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय भी पीने को मिलेगी। तो वो धीरे से मुस्कुराई। इसी दौरान रेहान के फोन की घंटी बजी तो वो नंबर देखकर जल्दी से बोला कि मेरे क्लाइंट का फोन है। फिर कोट की जेब से एक कार्ड निकाला और अरसा की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, इस पर मेरा मोबाइल नंबर है, प्लीज घर का एड्रेस मैसेज कर देना, मैं शाम को आ जाऊंगा। और जल्दी से खुदा हाफिज कह के लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। अरसा ने गहरा सांस लिया और प्राम को चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता सड़क के एक तरफ चलने लगी, मगर इसके जहन में यादों के झक्खड़ चल रहे थे और चेहरा इस धूल से कमला गया था। घर पहुंचकर हफ्सा को खाना खिलाया और उसे सुलाकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक देती हुई इसकी हमसाई नेहा अंदर दाखिल हुई और इसका 3 साल का बेटा जो सोया हुआ था बोले से इसे पकड़ाते हुए बोली, अभी सोया है, आप इसे कमरे में लिटा दे। अरसा ने ममनून नजरों से नेहा की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर होले से बोली, काम खत्म करने के बाद आऊंगी, और फिर बाय कहकर दाखिली दरवाजा बंद करके चली गई। अरसा ने बुरहान को प्यार से देखते हुए कमरे का दरवाजा खोला और छोटे बेड पर इसे लिटा दिया और इसकी पेशानी पर बोसा देकर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल गई। रेहान का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड हाथ में लिया और वहीं सोफे पर बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई। माजी का कर्ब इसके दिल को चीरने लगा, लेकिन खुद को संभाल कर इसने मोबाइल पर मैसेज लिखा और सेंड करके सुकून से आंखें बंद कर लीं। अब इसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट नुमायां फैल गई। शाम के धुंधलके गहरे हो रहे थे। दरवाजे की बेल बज उठी। दरवाजे खोलते ही रेहान सामने खड़ा था। अंदर आकर रेहान कुर्सी पर बैठ गया और वो थोड़ी देर के बाद किचन से चाय बनाकर लाई। रेहान शुक्रिया अदा करते हुए चाय की चुस्की लेते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला, क्या तुम्हें याद है अरसा गजल, तुम मेरी हमजबान थी। लेकिन अरसा के चेहरे पर उभरती हैरत और आंखों में ठहरे सवाल को पढ़ते हुए रेहान ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और थोड़े वक्फे के बाद जैसे अल्फाज को अपनी हिम्मत को मुतजम्मे करते हुए कहने लगा, पता है, हम जुबान इंसान का हमजाद, हमराज और रम्ज आशना होता है, जो एक ही मट्टी से गूंदा जाता है, एक ही चाक पर घुमाया जाता है और एक सी फितरी जबलत के साथ इस दुनिया में 2 वजूद और अशकाल में दुनिया में भेजे जाते हैं। जो चाक पर रखी एक रंग और फितरत की मट्टी के 2 कालिब होते हैं, जो हर किसी को खोज और जस्तजू के बाद भी नहीं मिलता। बस कभी कभी रब की रजा और इसकी अता से इसे इसका हमजबान मिल जाता है। और फिर एक ठंडी सांस भरकर कहने लगा, जिस तरह मुझे तुम मिली, मेरी हमजुबान, और फिर मैंने इसे गंवा दिया। सदियों की जुस्तजू के बाद जिसे पाया इसे लम्हों में खो दिया। जानती हो अरसा गजल? अरसा ने चौंक कर और हैरान नजरों से रेहान की तरफ देखा जो अपनी रो में बोले जा रहा था। जिस तरह इंसान साहिबान से महरूम होकर बेसाहिबान हो जाता है,
उसी तरह अपने हम जुबान से जुदा होकर अमी सचमुच में बेजुबान हो गया हूं। मुद्दत बाद मैंने जाना है कि साहिबान जितना अहम होता है उतना ही हम जुबान होना कितनी अहमियत रखता है। फिर थोड़ी देर खामोश होकर अरसा की महवियत को महसूस करते हुए बोला, हम माशरती तौर पर इंसान हैं, मगर जबली तौर पर हैवान बेजुबान। जब तक हमें हमारा हम जुबान न मिले दुनिया के जंगल में हम बेजुबान ही रहते हैं। हम जुबान जो बिना बोले हमारे एहसासात समझकर जब एक दूसरे से बात करें तो घंटों क्या सदियां बोलते रहें और एक दूसरे को सुनते रहें तो भी दिल नहीं भरता, मगर जो हम जुबान ना हो इसके लिए हम बेजुबान बन जाते हैं। हम ही क्या, हमारे जज्बात और एहसासात बेसमझी के दश्त की धूल बन जाते हैं। हमारे अल्फाज, हमारी जुबान, हमारा लहजा किसी को समझ ही नहीं आता, ना हम किसी की जुबान को, लहजे को, एहसासात को समझना चाहते हैं। वो सांस लेने को रुका और जिस तरह तुम मेरी बातों को सुनती और समझती थी और कोई नहीं समझ सका। अरसा ने इसकी तवील बात को उकताहट और बेदिली से सुनते हुए बज़ाहिर अपनी नागवारी को रस्मी खुशगवारी में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, बड़ी देर के बाद आपको इस बात का इदराक हुआ? तो वो लम्हे भर इसके मलिह चेहरे को देखकर सर निदामत से झुकाकर बोला, हाँ, इस बात को समझने में मुझे 7 बरस लगे। अरसा ने अंदर की तलखी को मुस्कुराहट में लपेटते हुए कहने लगी, लफाजी और अल्फाज को शायराना अंदाज में महारत से तरतीब देना आप कभी नहीं भूलते रेहान। आप जानते हैं आपकी इसी बात से लोग आपके गर्विदा हो जाते हैं। जैसे इसने कदरे तवक्कुफ से किया तो रेहान ने चौंक कर सवालिया नजरों से इसे देखा तो तंजिया अंदाज में कहने लगी, जैसे जैसे सलीना। तो वो तड़प कर इसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, वो मेरी गर्विदा नहीं हुई थी। सच तो यह है कि वक्ती तौर पर मैं इसकी दौलत और स्टेटस का गर्विदा हो गया था, मगर शादी के कुछ अरसे के बाद वो मुझसे उकता गई। हमारी जहनी हम आहंगी नहीं हो सकी। पता है क्यों? वो इसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा तो अरसा गड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, आप बताइए। तो वो गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि हम एक दूसरे के हम जुबान नहीं थे, इसलिए जिंदगी का सफर को जारी नहीं रख सके और एक दूसरे के लिए बेजुबान बन गए। और किसी भी रिश्ते में बेजुबान होना इस रिश्ते की मौत होता है। जब रिश्ता बेमौत मर जाए तो साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए हम अलग हो गए। वो तलाक लेकर अमेरिका वापस चली गई। शायद हम सबके जांचने और परखने के तरीके अलग अलग होते हैं और फिर वक्त साबित करता है कि हमारी जांच के ये तरीके हमसे जहां बहुत कुछ छीन लेते हैं वहीं बहुत कुछ दे भी जाते हैं। अरसा तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर बोली, ये तो सब जानते थे, क्योंकि जब आपने मंगनी की अंगूठी वापस भिजवाई थी ये कहकर कि मेरी तरजीहात और है, फिर एक ठंडा सांस भरकर बोली, खैर अब इन बातों से क्या फायदा, आपको ये बातें तब सोचना चाहिए थी, अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। इंसान खता का पुतला है अरसा गजल। तो अरसा बरमला बोली, अब वक्त बदल गया है रेहान साहब, जुबान वाले बेजुबान हो जाते हैं और बेजुबान जुबान दराज। अरसा सुनो। अरसा गजल वो जल्दी से बोला, क्या हम जिंदगी वहां से दोबारा शुरू नहीं कर सकते जहां से ये सिलसिला टूटा था? खानदान भर में यही बात गर्दिश कर रही है कि रजा की अचानक मौत के बाद अब तुम अकेली हो। अरसा फौरन बोली, नहीं, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूं, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा बेटा अभी छोटा है। ये कहते हुए इसके लहजे में मोहब्बत और ममता उभर आई। फिर चारों तरफ एक तायराना नजर डालकर कहने लगा, घर बहुत प्यारा है तुम्हारा। और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अरसा ने गहरी नजर से इसकी तरफ देखकर बोली, दोनों बच्चे सो रहे हैं, वरना आपसे जरूर मिलवाती। तभी रेहान जिसे अचंभे से और तंजिया होले से बोला, मगर तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि ये दोनों बच्चे जहनी माजूर हैं? अरसा एकदम सटपटा कर और फिर चिल्लाकर बोली, दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं जानती हूं कि ये मेरे मासूम बच्चे मुझे जान से ज्यादा अजीज हैं। पापा के डिपार्टमेंटल स्टोर से इतनी आमदनी हो जाती है कि मैं माली परेशानी में मुब्तला नहीं हुई और इन्हें ऐसे तरीके से संभाल भी सकती हूँ। और सुनिए रेहान साहब, ये जो आप हमजुबान की रट लगा रहे हैं, आप क्या जाने कि बेजुबानी और हमजुबानी क्या होती है। मैं इन बच्चों की और ये मेरे हमजुबान है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे सिवा उनकी जुबान को कोई नहीं समझ सकता। इनका साहिबान मैं ही हूं और मैं इनसे इनका हमजुबान और साहिबान छीन कर चैन से जी नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए वो उखड़े लहजे में बोली, अब आप जा सकते हैं रेहान, अल्लाह हाफिज। कहते हुए कमरे की तरफ चल दी जहां से हफ्सा के रोने की आवाज आ रही थी। रेहान इसके चेहरे पर फैले
अजनबियत के साए देखकर हक्का बक्का रह गया था। फिर बेख्तियार उठा और थके थके कदमों से चलता घर का खारजी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अरसा ने ठंडा सांस भरा और खुद से कहने लगी, औरत अपनी तजलील कभी नहीं भूलती रहा है। एक वक्त आपने मुझे दूसरी औरत के लिए ठुकरा दिया था, आज मैंने आपको अपने बच्चों के लिए ठुकरा दिया। ये कहकर वो कमरे में दाखिल हुई, जहां इसकी बिटिया इसे देखकर जोर जोर से रोने लगी और मां को आते देखकर इसकी तरफ हमकते हुए लपकते हुए उठने की नाकाम कोशिश करने लगी। अरसा ने जल्दी से इसके पास बेड पर बैठकर इसे प्यार से थपथपाते हुए उठाकर गले लगा लिया और होले से कहने लगी, चुप कर जा मेरी हमजुबान, चुप कर जा मेरी हमजुबान। और ये कहते हुए वो बेटी को चूमने लगी। वो जोर जोर से हंस रही थी, मगर उसकी पलकों से आंसू टूट टूट कर गिरते जा रहे थे।